Hey curious explorers and welcome to Magnet Brains where knowledge flows and idea grows। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 2 है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, उसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ और कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसमें हमको क्या बताना है, एक ऐसी क्या सिमिलैरिटी है जो प्लांट में भी है एनिमल सेल में भी है और एक डिफरेंस बताना है प्लांट और एनिमल सेल में। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियस की, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म की, ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं दोनों सेल्स में। हमारा चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तीनों में ही, उन दोनों में ही साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन होता है। वेयरएज अगर डिफरेंस की बात करें तो प्लांट सेल में जो है हमारे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है और अगर उसमें देखें तो हम सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में है लेकिन सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट है, हमारी प्लांट सेल में। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है, बोथ हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, प्लास्टिड्स, एनिमल सेल्स डू नॉट। प्लांट सेल के बाद पास क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था एक जो टाइप है वो क्या है प्लास्टिड्स का, क्लोरोप्लास्ट, और उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, क्लोरोफिल्स, और क्लोरोफिल्स ही जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है why do nerve cells have a long and branched structure। तो आखिर जो हमारी नर्व सेल है, मैंने आपको बताया था सबसे लॉन्गेस्ट बोल रही हूँ मैं, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल होती है वो कौन सी है, हमारी नर्व सेल है। और उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, लेंथ भी लंबी होती है। ऐसा आखिर क्यों होता है, तो स्टूडेंट्स हमको पता है जो स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का वो डिपेंड करता है कि आखिर वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो नर्व सेल का क्या काम होता है, मैसेज को लेकर जाना और मैसेज को ब्रेन से लेकर आना ऑर्गन तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि उसका काम है मैसेज को लेकर जाना और ले आना, तो अगर लंबा होगा स्ट्रक्चर तो मैसेज जल्दी पास होगा, अगर ब्रांच्ड होगा स्ट्रक्चर तो क्या होगा कि आसपास की सेल्स में मैसेज जो है जल्दी से सर्कुलेट हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, देयर लॉन्ग शेप अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स ओवर डिस्टेंसेस। तो ज़्यादा दूरी पर भी जो है उनकी लेंथ की वजह से क्या होता है, जल्दी से जो मैसेज है वो ट्रांसफर हो जाता है। और ब्रांच एंड्स जो हैं वो कनेक्शन, बहुत सारी सेल्स से जो है उनको कनेक्शन बनाने में हेल्प करते हैं ताकि मैसेज जो है इजीली सर्कुलेट हो पाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टिश्यू विद एन एग्जाम्पल। तो टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले सेल, हमने जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट पढ़ा है लाइफ का वो क्या है, सेल। सेल ही वो सबसे छोटी यूनिट है जिसमें सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अगर हमने सेल को देखा तो एक जैसे सेल जब एक ग्रुप में हम देखेंगे उनको तो हम क्या बोलेंगे, उनको हम टिश्यू बोलेंगे। एक जैसे सिमिलर सेल एक साथ आ गए उनको हमने क्या बोला, उनको हमने टिश्यू बोला। फिर वो जो टिश्यूज थे उनने एक जैसे टिश्यूज फिर ने मिलके क्या बना लिया, एक ऑर्गन बना लिया, और फिर ऑर्गन से क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम्स ने एक साथ प्रॉपरली सिंक में आके काम करना शुरू कर दिया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, अब जैसे हमने बात करी थी कि जो हमारे स्टमक की मसल सेल्स होती हैं या फिर फूड पाइप की बात कर लें तो फूड पाइप में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप की। तो वहाँ की सारी सेल्स जो हैं वो स्पिंडल शेप की हैं और उन सारी सेल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कि वो टिश्यू हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है, मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट्स
टू कॉज मूवमेंट। अब जो मसल टिश्यू है वो क्या कर रही हैं, सारी की सारी जो मसल हैं एक जैसी सेल से, जो एक अगर आप पर्टिकुलर मसल उठाएं तो उसकी सारी की सारी जो सेल्स हैं वो एक जैसी किससे बनी हैं, एक ही जैसी हैं बिल्कुल। तो वो कलेक्टिवली हम उनको क्या बोल रहे हैं कि टिश्यू हैं, और वो टिश्यूज क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन जो कि है मूवमेंट का, वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो सेल्स जो हैं, जब सिमिलर सेल्स एक साथ आके कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तब हम उनको टिश्यू बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम 2 प्रोटोजोआ सीन इन पॉन्ड वाटर एंड देयर लोकोमोशन मेथड्स। तो 2 प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल हमको बताना है। मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ क्या है, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। 2 प्रोटोजोआ मैंने आपको बताए थे, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम। दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे, एक ही सेल जो है, इनका सारा काम उसी एक सेल से होता है। सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो एक ही सेल जो है परफॉर्म करता है। तो इसमें क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन 4 है उसका पार्ट 2 क्या है, उनके लोकोमोशन मेथड्स बताने हैं। लोकोमोशन का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो आखिर ये मूवमेंट कौन सी प्रोसेस से, कौन से जो है पार्ट से कर रहे थे, तो अमीबा के पास होता है सूडोपोडिया, और हमारा जो पैरामीशियम है उसके पास होती है सीलिया। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसे करते हैं, सूडोपोडिया से अमीबा मूव करता है और पैरामीशियम जो है वो सीलिया से मूव करता है। ठीक है, तो 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ क्या हो गए, अमीबा और पैरामीशियम। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 माइक्रोऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉइल सस्पेंशन। अब यहाँ पे आप देखिए सॉइल सस्पेंशन पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जब एक्टिविटी करी थी तो उस एक्टिविटी में क्या करा था, सॉइल सस्पेंशन वाली एक्टिविटी में हमने थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल लिया था, उसको जो है पानी में अच्छे से मिक्स करके और फिर रख दिया था, और जब वो नीचे जो है मिट्टी सेटल हो गई थी तो ऊपर का जो वाटर था उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर टेस्ट किया था। उसी वाटर को हम क्या कह रहे थे, वो जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम कह रहे थे सॉइल सस्पेंशन। और उसमें 2 कौन सी चीजें मिली थी, उसमें हमको बैक्टीरिया और फंजाई दोनों ही मिले थे। यही जो है चीज़ों को, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जो घर से निकल रहा है, जैसे हमारे सब्जी वगैरह के पील हैं या फिर फ्रूट्स के पील हैं, ड्राइड लीव्स हैं, इनको जो है डीकम्पोज करके हमारे लिए मैन्योर बना रहे थे। ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंट है, फंजाई और बैक्टीरिया, और फंजाई के जो कौन सा वैरायटी प्रेजेंट था, वहाँ पर मोल्ड्स प्रेजेंट थे। तो हमको क्या लिख कर आना है, फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ही, चाहे मैन्योर पूछे, चाहे कंपोस्ट पूछे, चाहे सॉइल सस्पेंशन पूछे, अगर कभी भी बात आ रही है कि मैन्योर फॉर्मेशन या फिर डीकम्पोज कौन कर रहे हैं, तो फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ही लिख कर आने हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर वायरसेस कॉल्ड पेक्यूलियर ऑर्गेनिजम्स। आखिर वायरसेस जो हैं वो एक अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स क्यों कहलाते हैं, आखिर हम उनको जो है प्लांट सेल, एनिमल सेल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उनको हम अलग सा क्यों मान रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ए सेल्यूलर होते हैं। हमने मल्टी सेल्यूलर पढ़ा, यूनिसेल्यूलर पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का या तो बना है न, या फिर बहुत सारे सेल्स का बना है। लेकिन जो हमारे वायरसेस हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, ए सेल्यूलर। वायरसेस को क्या कह रहे हैं, वो ए सेल्यूलर हैं। ठीक है, तो आखिर ए सेल्यूलर का क्या मतलब होता है, इनके पास जो इनकी बॉडी है वो एक्चुअल में सेल जैसी नहीं है। जैसे हमारे सेल के पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल जो हमारा वायरस होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर आप डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होगा और प्रोटीन की कोटिंग होती है। ठीक है, एक बेसिक वायरस का स्ट्रक्चर जो है सिंपली ऐसा होता है, और ये हमारे नॉर्मल जो हम कह रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जो सेल, उससे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ए सेल्यूलर कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो हमारे यूनिसेल्यूलर हैं या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो हमेशा ही करते हैं। अब जैसे कोई अगर लैक्टोबैसिलाई है, चाहे वो हमारे गट के अंदर है या फिर चाहे वो किस में, दही में है, ठीक है, दोनों ही जगह क्या कर रहा है, वो अपना जो लाइफ
लाइफ प्रोसेसेस का सारे प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म कर रहा है। वेयर एज अगर आप वायरसेस की बात करें तो क्या होता है, वायरसेस जो हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, जिनको हम होस्ट बोलेंगे, कि जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जा रहे हैं, किसी भी सपोज आपको जो है फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गई, वो वायरस की वजह से होता है। तो वो वायरस ऐसे तो हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन जब वो आपके अंदर गया है तब वो जाके क्या होगा, डिवाइड होने लगेगा। तो बाहर क्या होते हैं, बाहर वायरसेस इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव तभी होते हैं जब वो किसी होस्ट के अंदर पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम क्यों पेक्यूलियर कह रहे हैं, क्योंकि वो लिविंग फीचर्स जो हैं सिर्फ इनसाइड अ होस्ट सेल बताते हैं। जैसे हमारे अंदर चले गए तो क्या हुआ, हमको सर्दी जुकाम वाला अगर वायरस था तो उसने सर्दी जुकाम फैला दिया। ठीक है, तो जब वो हमारे अंदर गया तब वो लिविंग फीचर्स अपने दिखा रहा है। ठीक है, हमारे अंदर ही जाके वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अपने जैसे और भी वायरसेस को डिवाइड हो के बना रहा है। और अगर बाहर है वो तो क्या होगा, अगर वो आउटसाइड है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, तो फिर वो डिवाइड नहीं करता है। इसलिए जो है हम इसको बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब से अलग रखते हैं। ठीक है, ये हो गया वायरसेस के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कंपोस्टिंग कंसिडर्ड इको फ्रेंडली। आखिर कंपोस्टिंग मतलब कि मेन्योर बनाना, जो चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको डीकम्पोज करना, आखिर ये इको फ्रेंडली क्यों कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ अगर आप जो है डीकम्पोज नहीं, अगर वेस्ट मटेरियल है, अगर आप उसको डीकम्पोज नहीं करेंगे तो वेस्ट मटेरियल का तो ढेर लग जाएगा। और एक और चीज़ है कि डीकम्पोज होने के बाद ये जो है बेनिफिशियल चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है, मतलब कि मैन्योर बन रहा है, वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव जो है चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम जो कंपोस्टिंग है उसको इको फ्रेंडली कहते हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट आ रहा है हमारे किचन से, जो लीव्स वगैरह हैं, उनको क्या किया, डीकम्पोज किया। डीकम्पोज करने के बाद जो है मैन्योर बनाया, और वो क्या था, वो जो था वो हमारी सॉइल के लिए अच्छा था। तो ये तो पॉजिटिव चेंज आया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो इट रिसाइकल्स ऑर्गेनिक वेस्ट यूजिंग माइक्रोब्स। और कौन यूज आता है, कौन से माइक्रोब्स, हमारे फंजाई और बैक्टीरिया जो है डीकम्पोज करवाते हैं। ठीक है, मैन्योर फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, हमारे फंजाई और बैक्टीरिया। तो वो रिसाइकल कर रहे हैं जो वेस्ट है, और उसको रिड्यूस कर रहे हैं हमारे किसको, लैंडफिल के बर्डन को, मतलब कि जो कचरे का ढेर है उसको जो है कम कर रहे हैं, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो ये सारे तो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, इसलिए हम इसको इको फ्रेंडली तरीका बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट वन एडवांटेज ऑफ माइक्रोबियल बायोगैस प्रोडक्शन। तो माइक्रोबियल बायोगैस प्रोडक्शन का क्या मतलब है, माइक्रोब से कोई बायोगैस बनना। तो मैंने आपको बताया था मीथेन गैस के बारे में, कि जो हमारे घर के वेस्ट वगैरह चीज़ें हैं, जो काउडंग वगैरह है, जब वो डीकम्पोज होते हैं तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, थोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेजरली जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और उसी मीथेन गैस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस या बायोगैस बोलते हैं। उसको फिर हम जो है लाइट जलाने में, थोड़ी बहुत व्हीकल में, या फिर जो है कुकिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो जो एडवांटेज है वो क्या है, एडवांटेज ये है कि वो रीन्यूएबल सोर्स है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो ऐसी चीज़ से बन रहा है कि जो बस बिल्कुल अब ख़त्म हो गई, कोई ऐसे रिसोर्स से नहीं बन रहा है वो कि अब वापस से वो रिसोर्स हमको नहीं मिलेगा अगर हमने पूरा मीथेन गैस ख़त्म कर दिया। वो तो क्या है, वो तो वेस्ट मटेरियल से बन रहा है, तो हम उसको बार बार जो है बना सकते हैं। एक तो वो रीन्यूएबल है, दूसरा क्या है कि वो बेनिफिशियल भी है, इको फ्रेंडली भी है, वहाँ पे जो हमारा कचरा है वो भी कम हो रहा है। इसलिए ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे किसके, बायोगैस प्रोडक्शन के, माइक्रोब्स से जो कि बन रहा है। ठीक है,
तो क्या है, provides a renewable clean fuel methane while also managing waste। तो हमको renewable जो है फ्यूल मिल रहा है और साथ ही साथ जो वेस्ट है वो भी मैनेज हो रहा है, वेस्ट जो है वो भी कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गए मीथेन गैस के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज ईस्ट मेक डो राइज। आखिर जो ईस्ट है वो डो को, जो हमारा आटा है, आखिर उसको जो है अगर जब हम ईस्ट डाल के उसको हम क्या कर रहे हैं, नीड कर रहे हैं, तो आखिर वो जो आटा है वो राइज क्यों हो रहा है, वो फ्लफी क्यों बन रहा है? क्योंकि हमको पता है ईस्ट क्या करता है, शुगर को फर्मेंट करता है, और शुगर को अगर वो फर्मेंट करेगा तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। वही गैस जो है जब रिलीज होती है तो जो हमारा डो है वो राइज होता है, वो फ्लफी हो जाता है। ठीक है, तो ईस्ट क्या कर रहा है, शुगर को फर्मेंट कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है जो कि बबल्स फॉर्म करके हमारा जो डो है उसकी पफिंग करवा रहा है या फिर उसको जो है फुला रहा है, मतलब कि राइज करवा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंडीशंस फेवर कर्ड फॉर्मेशन। कौन सी कंडीशन है जिसमें कर्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन सी फेवरेबल कंडीशन है? तो स्टूडेंट्स, जब आप जो है मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल देंगे और उसको वार्म जगह पर रखेंगे, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर वार्मथ है, जहाँ एयर है, थोड़ा सा मॉइस्चर है, ऐसी जगह पर जब आप उसको रखेंगे तो कर्ड का फॉर्मेशन अच्छे से होगा। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है, वार्म टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। मैंने आपको क्या बताया कि मिल्क में आपने थोड़ा सा कर्ड डाला, वो कर्ड क्यों डाला, क्योंकि कर्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लैक्टोबैसिलाई, और वो जो लैक्टोबैसिलाई हैं वो क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे फेवरेबल कंडीशन में, और उनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, वार्म टेम्परेचर। तो अगर आप वार्म टेम्परेचर में रखेंगे किसको, अपने कर्ड फॉर्मेशन वाला वो जो मिक्सचर बनाया है आपने, उसमें लैक्टोबैसिलाई है, वो वार्म टेम्परेचर में अच्छे से खूब डिवाइड होगा और मिल्क को किस में चेंज कर देगा, कर्ड में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू लेग्यूम्स नेचुरली एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। तो लेग्यूम्स की अगर हम बात करें तो लेग्यूम्स क्या होते हैं, लेग्यूम्स हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि बीन हो गया, पीज हो गए, ये सारे जो हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्वॉलन जो है इनके नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो स्वॉलन पोर्शन है रूट्स का उसमें प्रेजेंट होती है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एयर से नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, नाइट्रोजन को पकड़ लेते हैं और उस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि हमारा जो प्लांट है वो यूज कर सके। साथ ही साथ जब ये नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं तो सॉइल में भी नाइट्रोजन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता है, इससे सॉइल की भी फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ाता है लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो जो रूट हैं उनके पास कौन होता है, उनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया, रूट्स में रहते हैं नोड्यूल्स, नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, वही जो ट्रैप करना और नाइट्रोजन को ट्रैप करना और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि प्लांट जो है उसको यूज कर सके, इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर रहे हैं ऐसे कंपाउंड्स में जो कि प्लांट्स जो है यूज कर सकें। साथ ही साथ जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो जो सॉइल है उसमें भी नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती है और सॉइल की फर्टिलिटी जो है बढ़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डू माइक्रो एल्गे सपोर्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। आखिर जो माइक्रो एल्गे हैं वो एक्वाटिक जो है
हमारा इकोसिस्टम उसको कैसे सपोर्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो माइक्रो एल्गे होते हैं, सबसे पहले तो वो हर जगह पाए जाते हैं, वाटर में, एयर में, और कुछ प्लांट्स वगैरह पर भी पाए जाते हैं। तो आखिर ये जो माइक्रो एल्गे हैं ये पानी के इकोसिस्टम को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? पहला, माइक्रो एल्गे जो हैं मोर दैन 50%, हाफ ऑफ द ऑक्सीजन को ये ही प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑक्सीजन का सबसे अच्छा सोर्स है। दूसरा, इनकी न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है, इनके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो aquatic एनिमल्स जो हैं इन पे जो है फीड भी करते हैं। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, ये जो है इकोसिस्टम को जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दे फोटोसिंथेसाइज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड सर्व एज प्राइमरी फूड फॉर aquatic लाइफ। तो ये फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, साथ ही साथ इन पे जो है aquatic जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, फीड भी करते हैं। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज सेल कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? आखिर सेल को ही हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोल रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेल है वो ही सबसे ऐसी छोटी यूनिट है जो कि हमारी सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कर सकती है। तो सबसे जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी जो चीज़ है जो सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर पा रही है, वो क्या है, वो है हमारी सेल। और एक सेल जो है फिर डिवाइड होके, या एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे करके सारे जो सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक टिश्यू बना रहे हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो सबसे जो छोटी चीज़ है वो कहाँ है, क्या है, और सबसे जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, वो सेल से हुई। इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि सारे ही लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which organisms are unicellular? Give two examples. आखिर कौन से organisms जो हैं जो वो यूनिसेल्यूलर होते हैं? ऐसे organisms जो एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और वो ही सिंगल सेल में उनकी सारी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म होती हैं। अब एग्जाम्पल क्या देंगे, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ये सारे क्या हैं, यूनिसेल्यूलर है। पैरामीशियम हो गया, ये भी यूनिसेल्यूलर है। तो जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा और बैक्टीरिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why do molds grow faster on moist bread kept in kitchen than in the fridge? आखिर जो मोल्ड्स होते हैं वो जो मॉइस्ट ब्रेड है, मतलब कि ऐसी जगह जो ब्रेड रखा हुआ है जहाँ पे मॉइस्चर है वहाँ पर जल्दी ग्रो करते हैं, और जो फ्रिज है उसमें रखे हुए ब्रेड पे जो है ग्रो नहीं करते हैं, या फिर वहाँ पे बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, एक फेवरेबल जो है एनवायरनमेंट चाहिए होता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर बात करें हमारे मोल्ड्स के, जो कि एक तरीके के फंजाई होते हैं, इनको जो है वार्म टेम्परेचर में ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन इनका बहुत तेजी से होता है। इसलिए फ्रिज में कैसा है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पे तो ये डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, वो इनकी फेवरेबल जो है टेम्परेचर ही नहीं है ग्रोथ की। इसलिए जो ब्रेड जो है मॉइस्ट जगह पर रखा है, जहाँ पे वार्म कंडीशन है, वहाँ पर जो है जल्दी मोल्ड जो है उस ब्रेड पे ग्रो करेगी। ठीक है, मॉइस्ट वार्म कंडीशन फेवर करती है फंगल ग्रोथ को। और जो फ्रिज का टेम्परेचर है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ठंडा टेम्परेचर है, वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या करती है, धीरे कर देती है। माइक्रोब्स को ग्रो करने का वो फेवरेबल टेम्परेचर और जो एनवायरनमेंट है वो नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कर्ड इज लेफ्ट आउट इन समर फॉर लॉन्ग इट टर्न्स वेरी सावर, गिव टू रीजंस। तो आखिर जो कर्ड है, दही है, अगर उसको आपने बाहर रख दिया बहुत लंबे समय के लिए, कहाँ पर, गर्मियों के दिनों में, मतलब कि वार्म टेम्परेचर है, तो वो बहुत खट्टी हो जाती है। क्यों?
पहला कि जो हमारी कर्ड है वो उसमें लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही जो हमारा कर्ड है वो खट्टा हो जाता है। तो लैक्टोबैसिलाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर, किस सिचुएशन में अच्छे से ग्रो करेगा? वो ग्रो करेगा हमारे वार्म सिचुएशन में। समर के टाइम की ही बात हो रही है, इसलिए आप अगर गर्मियों के दिनों में कर्ड बाहर छोड़ देते हैं तो जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी हो जाती है, लैक्टोबैसिलाई जल्दी ग्रो करता है, ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और दही खट्टी हो जाती है। ठीक है, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, और मोर लैक्टोज जो है कन्वर्ट होने लगता है लैक्टिक एसिड में, इसलिए जो हमारा दही होता है वो एक्स्ट्रा सावर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे हाई टेम्परेचर पे जो एक्टिविटी है वो, और लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है वो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why can we say that microalgae are tiny powerhouses of the planet? आखिर हम क्यों कह सकते हैं? अब देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको पता है, लेकिन बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि आखिर आप जो है क्यों कह रहे हैं कि जो हमारे माइक्रो एल्गे हैं वो पावर हाउसेज ऑफ द प्लैनेट हैं, पूरे प्लैनेट के वो पावर हाउस हैं, पूरे प्लैनेट का जो है सिस्टम उन्होंने संभाल कर रखा है। तो पहली चीज कि मोर देन 50% जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है? वो इन्हीं माइक्रो एल्गे के फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। ये फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो अर्थ का हाफ से भी ज्यादा जो प्रोडक्शन है ऑक्सीजन का वो माइक्रो एल्गे की वजह से आ रहा है। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये है कि इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो चाहे एक्वाटिक एनिमल हुआ, चाहे ह्यूमंस हुए, हम भी स्पाइरुलिना हो गए, डायटम्स हो गए, ये सारी चीजों को हम भी क्या करते हैं? एज हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है पावर हाउसेज ऑफ द प्लैनेट कहलाते हैं कि इतना जो अबंडेंस में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोई और नहीं करता है। तो मेजर पोर्शन ऑफ जो ऑक्सीजन है अर्थ का वो यही कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अब ऑफकोर्स अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो वो अब्सॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। एक्वाटिक फूड को भी जो है क्या कर रहे हैं? वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्वाटिक फूड के फॉर्म में भी वो खुद को यूज करवा रहे हैं, लोग उन पे जो है क्या कर रहे हैं? फीड कर रहे हैं। और बायोफ्यूल जो है उसके भी सोर्सेज है, मैंने आपको बताया था कि इसको जो है एज बायोफ्यूल भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रो एल्गे इस तरीके से बहुत ही ज्यादा हमारे प्लैनेट के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, A farmer grows beans in his field without nitrogen fertilizer, yet the soil remains fertile. Explain. तो एक फार्मर है जो कि क्या उगा रहा है? बीन्स उगा रहा है। बीन्स क्या होते हैं? बीन्स होते हैं लेग्यूम्स। ठीक है, ये क्या है? लेग्यूम्स। और उसने क्या यूज नहीं किया? कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी जो सॉइल था उसकी फर्टिलिटी अच्छी निकली। आखिर कैसे? तो हमको पता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, स्वोलन पार्ट्स होते हैं। उन नोड्यूल्स में कौन रहता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। इनमें कौन रहता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या कराता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसको एयर से ट्रैप करके इस फॉर्म में चेंज करता है कि जो हमारी प्लांट है उसको यूज कर सके, साथ ही साथ जो सॉइल है उसकी भी फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाने से इंक्रीज हुई, इसलिए यहाँ पर जो है किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी। तो लेग्यूम्स क्या होते हैं? राइजोबियम होते हैं उनमें, वो एटमॉस्फेरिक जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल को जो है नेचुरली क्या बनाते हैं? सॉइल को नेचुरली नाइट्रोजन रिच बनाते हैं। ऑलराइट, तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट वन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ मॉइस्चर इज नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। हमको क्या करना है?
एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है और चेक करना है कि आखिर जो मॉइस्चर है वो ज़रूरी है कि नहीं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तो क्या करेंगे, हम 2 ब्रेड की स्लाइसेस ले लेते हैं, जैसा हमने एनसीईआरटी में करा था उसके क्वेश्चंस जब हम कर रहे थे। एक को ऐसी सिचुएशन में रखेंगे जहां बहुत मॉइस्चर है, दूसरे को ऐसे सिचुएशन में रखेंगे जहां पर ड्राइनेस है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रेड की स्लाइसेस को लेंगे, एक ड्राई एक मॉइस्ट, ठीक है, और एकदम उनको सिमिलर कंडीशन में रख देंगे। जैसे वार्मथ भी हम दोनों को सिमिलर ही देंगे, लेकिन सिर्फ अगर मॉइस्चर टेस्ट करना है तो एक को मॉइस्चर में, एक पे मॉइस्चर रहेगा और दूसरा बिल्कुल ड्राई रहेगा। ठीक है, तो माइक्रोब्स आप देखेंगे कि मॉइस्ट स्लाइस पे क्या कर रहे हैं, जल्दी ग्रो करते हैं, ड्राई स्लाइस पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं कि मॉइस्चर की जो है ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की, वार्म कंडीशन की। हमने यहाँ पर क्या किया, सारे फेवरेबल कंडीशन दे दिए अदर दैन मॉइस्चर। तो जिसको मॉइस्चर दिया वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ तो बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि वो तो उनका फेवरेबल एनवायरनमेंट था। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर मॉइस्चर नहीं था, पूरी ड्राइनेस ही थी, वहाँ पर माइक्रोब्स ने ग्रो नहीं किया, क्योंकि वो उनका फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में आइए। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। आखिर आपको ऐसा कौन कौन से एग्जांपल्स को देखकर लगा कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, और क्या आपको कभी लगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं? बिल्कुल, दोनों ही सिचुएशंस होती हैं। हमने माइक्रो एल्गी के बारे में पढ़ा, उसके सारे कितने सारे बेनिफिट्स थे। ठीक है, तो अगर यूजफुल के बारे में बात करें तो कंपोस्टिंग, हमने वेस्ट से मैन्योर बनाया, हमने वेस्ट से जो है एक अच्छी चीज़ बनाई जिसने हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई। उसके बाद फर्मेंटेशन में हमने देखा कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ब्रेड बन रही है, कर्ड बन रही है, इडली बन रही है। फिर हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा कि जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके कैसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा था, प्लांट्स को जो है हेल्दी रख रहा था। ऑक्सीजन प्रोडक्शन हमने देखा कि माइक्रो एल्गे जो हैं वो कितना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और फिर हमने बायोगैस जो है, मीथेन गैस भी जनरेट किया वेस्ट से, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी जनरेट करी, उसको भी यूज़ करा। तो इस तरीके से जो है माइक्रोब्स बहुत ही यूजफुल थे। और हार्मफुल कैसे हैं कि सॉइल को जो है, जो हमारा फूड है उसको स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, ब्रेड वगैरह पे जो आप फंगस देखते हैं, मोल्ड देखते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ डिजीज जो हैं वो भी कॉज करते हैं, जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक का क्या मतलब होता है, डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं और बहुत सारे जो हैं वायरल डिजीजेज होती हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जो है कोल्ड हो गया है, ठीक है, आपको जो है जुकाम हो गई, सर्दी हो गई, ये वायरस की वजह से होता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, ये एक हार्मफुल जो है एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपका, किसका, कि जो है हमारे वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के डिजीज़ भी कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने उनके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही देख लिए। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस दो थे उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। हमारा ये जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।